तो कल हमने क्या किया था, धारावाही चालक देखा था, मतलब कि धारावाही या धारामापी बोल सकते हैं उसको। तो धारामापी कल का हेडिंग है, हमने बता दिया है कल क्या पढ़ने वाले हैं करके, धारामापी। तो धारामापी के कितने टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है आपका? चल कुंडली, चल चुंबक लिख लेते हैं पहले, चल चुंबक धारामापी, ठीक है। एंड सेकेंड क्या है आपका? चल कुंडली धारामापी। तो पहला आपका है चल चुंबक धारामापी, सेकेंड आपका है चल कुंडली धारामापी। तो इसके तो उपयोग जो है बहुत कम होता है। क्यों कम होता है इसको आपको मैं कल बता चुका हूँ, और इसका परिभाषा क्या है उसको पहले हम जान लेते हैं, फिर क्यों नहीं होता, फिर क्यों होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले बताओ नागेश क्या है? वही समझना है, चलिए मैं बताता हूँ क्या है। चल चुंबक धारामापी, इसका मतलब ये है कि चुंबक मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा, गति करेगा। कुंडली यहाँ पे क्या रहेगा आपका? स्थिर रहेगा। तो चुंबक को समझ गए, चुंबक चल चुंबक क्या है? चुंबक इसमें क्या रहेगा? गति करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान इसको ले जा सकते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा होता है डिवाइस कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना कठिन होता है, इसलिए ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। सेकेंड की बात करते हैं चल कुंडली धारामापी, ये सूटेबल है। ये क्या है? सूटेबल है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। इसका प्रोसेस क्या है, इसका काम कैसे करते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसमें क्या है, कुंडली जो है गति करती है, मूव करती है, और आपका चुंबक क्या रहता है? स्थिर रहता है, ठीक है, स्थिर रहता है। इसके भी 2 प्रकार हैं, इसके 2 प्रकार हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ और आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या क्या है सर, फिर भी बता दीजिए तो देख लो। पहला है इसका हेल्म, आप लोग जान रहे हो हेल्म होल्ट्ज, पढ़े लिखे हो आप लोग इसके बारे में, विज्ञान में बहुत सारा है। हेल्म होल्ट्ज वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने ही चल चुंबक धारामापी बनाया था, एक प्रकार था इसका, ठीक है। एंड सेकेंड इसका प्रकार था आपका टेंजेंट, यानी कि स्पर्शज्या, टेंजेंट स्पर्शज्या। तो यहाँ पे एक प्रकार है टेंजेंट, क्या है? टेंजेंट स्पर्शज्या। इन सेकेंड आपका जो टाइप है चल कुंडली धारामापी, ये सक्सेस हुआ और इसके टाइप्स आए। पहला इसका टाइप दिया है, यह है इसका पहला टाइप, क्या है? निलंबित, निलंबित कुंडली, ठीक है, निलंबित कुंडली, निलंबित कुंडली इसका फर्स्ट है। और इसका एक और टाइप आया है, उसको बोलते हैं सेकेंड टाइप, उसका क्या है सर? किलकित, किलकित, किलकित कुंडली। अब ये कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, इसका कार्य विधि क्या है, चित्र क्या है, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, हमें जानने का विषय ये है चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी, इसको अगर हमने जान लिया कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, वर्क कैसे करता है, तो इसको फिर बताना आपको, समझाना आपको एकदम बेहद सरल हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको भी मिटाता हूँ और हम हेडिंग, आप लोग हेडिंग डालोगे चल कुंडली धारामापी को। और चलिए मैं आपको यहाँ पे परिभाषा बोलता हूँ, इसका आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप धारामापी को हेडिंग डालो, उसमें लिखना है आपको धारामापी क्या है। तो किसी धारामापी वह युक्ति है, धारामापी वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में, किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, जिसकी सहायता से किसी परिपथ में उपस्थित धारा का पता लगाया जाता है, ठीक है। अब उतने को देख के आप लोग ये वाला अभी रफ में लिख रहे हो क्या? हाँ, तो रफ में लिख रहे हो तो उतने ही लिखो अभी। अब देखो इसको हेडिंग डाल लो आप, चल कुंडली धारामापी। नोट कॉपी बनाओगे तो बढ़िया से लिखना है। धारामापी के 2 प्रकार हैं, फर्स्ट टाइप ये है, सेकेंड टाइप ये है।
फिर आप लोग सेकेंड टाइप को हेडिंग दे के लिखना है, ठीक है। चलिए हो गया। चल कुंडली धारा मापी। अब ये है क्या चल कुंडली धारा मापी, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बता दिया आपको परिभाषा के रूप में लो या फिर उसको समझने के रूप में लो, मैंने कह दिया कि यहाँ पे कुंडली जो है मूव करेगा, गतिशील रहेगा, जबकि कुंडली यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी आपका चुंबक क्या रहेगा, स्थित रहेगा। चुंबक क्या रहेगा, स्थित रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके हम दो टाइप पढ़ाएं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। वर्क कैसे करता है उसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे। पहले इसका सिद्धांत, या इसी पे अगर आप चाहते हो कि मैं आपको निलंबित में ही सब कुछ बता दूं तो अच्छा रहेगा, उसमें चित्र भी है, आपका सिद्धांत भी है, सब कुछ है। तो आप लोग अब हेडिंग डालिए निलंबित कुंडली। जी हाँ, फर्स्ट टाइप डालिए और लिखिए पहला। निलंबित कुंडली। चलिए आगे देखिए अब इधर निलंबित कुंडली को अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा ये कि निलंबित कुंडली क्या है, इस पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। पहला टाइप रहेगा उसके क्या रहेगा तो सुन लो। सबसे पहले तो आपका प्रयोग विधि दे सकता है, दूसरा दे सकता है नामांकित चित्र, एंड सेकेंड दे सकता है आपका कार्य विधि या प्रयोग विधि, ठीक है। आपका चौथा दे सकता है इसका दोष या उपयोग, इसमें दोष क्या है और इसका उपयोग क्या है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नामांकित चित्र पे। तो ये है आपका चित्र, ठीक है। चित्र में आप देखते जाइए। सबसे पहले एक नाल चुंबक लेते हैं, ये हमने नाल चुंबक लिया है कुछ इस तरह का, ठीक है। ये हमारा है एक नाल चुंबक, ठीक है। और इसी के बीच जितना भी आपका जो भी कार्य होगा इसी के बीच होना है। हम यहाँ पे लेते हैं एक एल्यूमिनियम का पत्ती जो कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ समानांतर रखी गई है। कैसे सर उसको भी बताओ, तो बताएंगे आपको, ठीक है। ये जो है समानांतर रखी गई, यहाँ पर एक वृत्ताकार अवतल दर्पण रखा गया। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण वृत्ताकार। और यहाँ पे एक मरोड़ी टोपी है, ये ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक मरोड़ी टोपी है। ये क्या है सर, मरोड़ी टोपी अभी बताएंगे, इसका जब कार्य विधि बताऊंगा कैसे करता है, वर्क ये कैसे करता है, तो फिर मैं बताऊंगा मरोड़ी टोपी क्या है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कील लगा के कील से इसको जाम कर देते हैं। यहाँ पे कील लगा के जाम कर देते हैं, ठीक है। ये है आपका कील, ये ऐसे कील लगा के हम क्या कर देते हैं, जाम कर देते हैं। इसको दे दो T1, कील के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर में एक रखते हैं हम नर्म लोहा। क्या लगते हैं, नर्म लोहा, ठीक है। नर्म लोहा के नाम दे देते हैं C। और ये जो आपको मिरर दिखाई दे रहा है इसको हम M से प्रदर्शित कर देते हैं। और जो ये मरोड़ी टोपी बोले है इसको हम हेड दे देते H, ठीक है। और ये आपका N ध्रुव और ये है आपका S ध्रुव। आप यहाँ पे ये नहीं समझेंगे कि N ध्रुव S ध्रुव अलग अलग है, सेपरेट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक चुंबक के N ध्रुव को और S ध्रुव को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, हो ही नहीं सकता। आप लाखों टुकड़ा कर लो, करोड़ों टुकड़ा कर लो, वो सेपरेट नहीं हो सकता, वो दो ध्रुव में ही रहता है। अगर वो सेपरेट हो गया, उसके सेपरेटपन को कैसे तोड़ा जा सकता है ये हम बाद में बताएंगे, अभी 5 अध्याय में इसको कैसे, इसके चुंबकत्व को कम कैसे किया जा सकता है, तो हम आगे बताएंगे इस पर। लेकिन इसको सेपरेट नहीं है, ये पीछे से जुड़ा हुआ है। ये आपको लग नहीं रहा है कि पीछे से कैसे जुड़ा है सर, तो ये है नाल चुंबक। कौन सा चुंबक है, नाल चुंबक, यानी कि ऐसे चुंबक आता है एक यूं, इस आकार का, देखो इस आकार का एक चुंबक रहता है यू आकार का, ऐसे। ये है आपका नाल चुंबक। इसी चुंबक को हमने कैसे रखा पता, ऐसे रखा है। कैसे रखा है, ऐसे। ये आपका एस ध्रुव, ये आपका एस ध्रुव, ये आपका एन ध्रुव, हमने ऐसे रखा है। देखो हमने ऐसे रखा है और ये दिखा है आपको एस और ये दिखा एन। और इसी के बीच में देखो, इसी के बीच में ये जो नाल चुंबक, इसी के बीच में ये पत्ती है। कैसे है, कैसा है, समानांतर है। समानांतर रखने का कारण भी हम बताएंगे। किसी के पास व्हाइट बोर्ड है, समानांतर का मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ये एक्चुअल में ये नाल चुंबक है तो ये ऐसे नहीं है,
ऐसे नहीं, ऐसे है समानांतर। कैसे है? ऐसे। ये नाल चुंबक है जिसके बीच में ऐसे रखा गया है। ये बहुत बड़ा है, उतना बड़ा मेरा हाथ नहीं है, हो नहीं सकता ऐसा। तो ठीक है, तो ये है ऐसे, इसके बीच में रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं, समझ में आ गया क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। इसको हमने नाम दे दिया सी, इसको नर्म लोहे के सॉफ्ट आयरन को हमने क्या कर दिया है? सी नाम दे दिया। ये इसको अंदर में ही क्यों रखते सर? नर्म लोहे क्यों लेते हैं, कठोर लोहा क्यों नहीं लेते, या इसकी जगह अन्य धातु क्यों नहीं लेते? इसका जवाब हम आपको देंगे। ठीक है, क्यों नहीं रखते। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एक जगह हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे हमें करेंट मिले, करेंट फ्लो करेंगे। यहाँ पे देखना आपको, इसको रखने का क्या फ़ायदा, समानांतर रखने का क्या फ़ायदा है, ये हम आपको बताएंगे। जब करेंट फ्लो होगा तो करेंट जैसे ही फ्लो होगा तो इस नर्म लोहे के इस एल्यूमिनियम प्लेट के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये अलग से ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र जो एन से एस की ओर ऐसे जा रहा है, और ये जो क्या रहता है, नर्म लोहे एल्यूमिनियम प्लेट को हम करंट फ्लो करेंगे तो उसके कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दोनों का जो कोण है वो क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, यानी कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लंबवत हो जाए। इसलिए हमने इसको समानांतर रखा है। क्या रखा है? समानांतर। इससे होगा क्या सर, इससे होगा ये कि जैसे इन दोनों के बीच लंबवत बनेगा तो हमारे पास एक सूत्र आता है, उस सूत्र में साइन थीटा रहता है, और हम जानते हैं साइन थीटा का मान क्या होता है, क्या होता है, 90। लंबवत होगा तो 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सिंपली। इसलिए हमने क्या किया, इसको समानांतर रखे हैं, ताकि जैसे हम विद्युत इसमें फ्लो करें, करंट हम फ्लो करें, तो इसका जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है और पहले इन दोनों चुंबकों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, लंबवत हो जाए। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी हम एक कील से अटैच कर देते हो। यहाँ पे लगा रहता है आपका स्प्रिंग, ये स्प्रिंग को मैं यूँ बता देता हूँ आपको बस दिखाने के लिए। ये स्प्रिंग है, इसको नाम देते हैं SP स्प्रिंग, और इसको भी हम क्या करते हैं, कील से जोड़ देते हैं, टाइट कर देते हैं। ये पूरा जो आप चित्र में देख रहे हो एक फ्रेम में रहता है, ये फ्रेम ही है। इसको उठा के ऐसे रखो, इस बोर्ड को उठा के, मान लीजिए इस बोर्ड पे मैंने चित्र बनाया, इस बोर्ड को आप ऐसे उठा के रखो, ये ऐसे ही फ्रेम में लगा रहता है। ठीक है, ऐसे ही फ्रेम में रहता है ये। और आप बोलोगे सर ये इसको ऐसे खींचने की क्या ज़रूरत है, इसको हवा में नहीं लटकाया जा सकता, इसको लटकाने के लिए ये बंदोबस्त किया गया है। ठीक है, इसको अगर कोई पूछता है आप लोगों से कि सर इसको आपको ऐसा क्यों किया गया है, तो आप बताओ वहाँ पे कि इसको हवा में नहीं लटकाया जा सकता, इसको लटकाने के लिए कुछ चाहिए। तो हमने यहाँ पे खील ठोका है, उस खील पे हमने तार को ऐसे लपेटा और खींचते हुए हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे टाइट कर दिया, खील ठोक के टाइट कर दिया, ताकि ये ऊपर नीचे ना हो, ऊपर नीचे ना हो। और ये जो आप तार देख रहे हो ये विशिष्ट तार है, फास्फर का है। किसका है? फास्फर ब्रांच का है। किसका है? फास्फर ब्रांच। इसको नाम दे देते हैं P। फास्फर ब्रांच का ही क्यों सर, दूसरे क्यों नहीं? हम एल्यूमिनियम का या फिर तांबा का बहुत सारे तार आते हैं, उसका क्यों नहीं किए सर, फास्फर ब्रांच के क्यों? फास्फर ब्रांच इसलिए किया गया है ताकि उसमें जो ऐठन उत्पन्न होगा, जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो, मतलब कि जैसे हम किसी तार का हम क्या ज्ञात करेंगे, धारा मापेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये फास्फर ब्रांच इस कुंडली को घुमाता है, इसको करंट मिलता है यहाँ से। जैसे हम तार को जोड़ते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, करंट। करंट जैसे मिलता है तो ये अलग से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये जो है घूमने लगता है, बड़ा घूर्णन मिलता है, टॉर्क मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, ये घूमने लगता है। घूमने के कारण यहाँ पे अगर इस टाइट वाला अगर तार रखते हैं जो कि मुड़ता नहीं है, उसमें ऐठन नहीं होता है, तो यहाँ पे घूमेगा ही नहीं। इसलिए हमने क्या किया है, जिसमें ऐठन आराम से आ जाए, ऐठन आ जाए उसमें, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे फास्फर ब्रांच का तार लाया। दूसरा तार लाएंगे तो उसमें ऐठन मतलब कि आसानी से नहीं होता। ये आसानी से, थोड़ा सा भी आप धारा नापोगे ना, इवन ये कितना नापता है पता है, 10⁻⁻6 एम्पियर इसका कैपेसिटी है, देख लो। यानी कि 1 एम्पियर का 10 लाख गुना को ये नाप सकता है, 1 एम्पियर का 10 लाख गुना को नाप सकता है। ठीक है, भाग में, गुना का मतलब गुणा में नहीं समझना, भाग में उसका छोटा 10 लाख हिस्सा को नाप सकता है, 1 का 10 लाख हिस्सा को नाप सकता है। ये इतना इसका सुग्राहिता है, मतलब ये बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, बहुत छोटा से छोटा धारा को एक क्या कर सकता है, माप सकता है। अब चलिए इस पे हम बात करते हैं
कि ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। ये है आपका मिरर, कैसा मिरर है, वृत्ताकार अवतल मिरर है। इसका उपयोग क्या है सर, यही सबसे ज़्यादा उपयोग करता है, यही इसी के कारण ये है, अगर ये नहीं तो नहीं है। फिर क्यों सर, ऐसा क्या काम करता है, जैसे हम इस पर प्रकाश डालते हैं, जैसे हम प्रकाश डालते हैं ये प्रकाश आपतित होकर यहाँ पे पहुँचता है, और ये क्या बताता है पता है, यही बताता है कि उस धारामापी में कितना विक्षेप हुआ है, यही मेजरमेंट करता है। जैसे ही हम धारा फ्लो कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश दिए हम इसको, प्रकाश इस पर आपतित हुआ, प्रकाश आपतित होने के बाद ये क्या करेगा, जैसे ही घूमेगा उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका देख रहे हो परावर्तित किरण, ये जगह अपना बदलेगा, विस्थापित होगा। अभी यहाँ पे है, जैसे ये घूमेगा हो सकता है विस्थापित होने के बाद यहाँ पे आ जाए, तो यही बताता है कि वो धारामापी में कितना विक्षेपित होगा, यही डिसाइड करता है, और इससे हमें पता चलता है कि कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इसके कार्यविधि पे। आप मैंने विस्तृत चर्चा कर दिया, चित्र को भी बता दिया है। यहाँ पे कोई नाम में किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को नाम पता ना हो तो पूछ लो मेरे से कि सर इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, इसको क्या नाम दिए हैं। तो इसको हमने नाम दिया सी, मतलब है नर्म लोहे का नाम है सी। पी है आपका फास्फर ब्रांच की तार को हमने नाम दिया। मरोड़ी टोपी यानी कि हेड को हमने एक्स से प्रदर्शित किया, मिरर को एम से प्रदर्शित किया, एन एस को सब जानते हो। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल है इसका। और ये आप T1 और ये T2 क्या है, कील है, कील को हमने जाम कर दिया इस पर। ठीक है, एसपी क्या है, स्प्रिंग है। स्प्रिंग क्या काम करता है इसको भी सुन लो। स्प्रिंग जो है जैसे ये घूमता है तो इधर के लिए तो एक्शन होगा, लेकिन इधर के लिए कुछ तो चाहिए। तो स्प्रिंग में क्या होता है, जैसे स्प्रिंग को आप मोड़ोगे तो स्प्रिंग पास पास आ जाता है, जैसे ही छोड़ोगे दूर दूर हो जाता है। तो बस यही सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये मुड़ेगा स्प्रिंग पास पास आ जाएगा, इससे कुछ नहीं है। ये मुड़ सके दोनों तरफ से, क्योंकि एक ही तरफ से आप ढील दोगे, दूसरा तरफ से आप टाइट रखोगे तो कहाँ से घूमेगा, ढील दोनों तरफ से होना चाहिए तब पूरा घूमेगा वो। ठीक है, वैसे भी ये पूरा घूमता नहीं है, छोटा सा इसका धारा का मान बढ़ाओगे तभी ये क्या होगा, विक्षेपित होगा, घूमेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ये हम छोटे छोटे धाराओं को मेजरमेंट करने के लिए इसको उपयोग करते हैं, इसलिए क्या होता है ये कम ही घूमता है। ठीक है, चल क्योंकि इसको कम धारा मिलता है तो इसलिए कम धारा मिलता है, यानी कि कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर पाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत पे कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। हाँ, तो नर्म लोहा बताया, अच्छा नहीं बताऊँ क्या, नर्म लोहा जो है किस पे, नर्म लोहा जो है शीघ्र ही क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है और शीघ्र ही विचुंबकित होता है। जैसे ही हम थोड़ा सा भी धारा प्रवाहित करते हैं यहाँ से तो ये चुंबकित हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। थोड़ा सा धारा दिए चुंबकित हो जाए, थोड़ा धारा कम किए विचुंबकित हो जाता है। अगर ये यहाँ पे आपको, अगर हम क्या करते हैं, कठोर लोहा लेते हैं, ठोस लोहा लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये देर से चुंबकित होता है और प्लस देर से क्या होता है, विचुंबकित होता है। अर्थात अगर हम माप के निकाल देंगे मशीन को फिर भी ये विक्षेप दिखाता रहेगा। क्यों दिखाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग से चुंबकीय क्षेत्र बन गया है, ये परमानेंट क्या हो जाता है। इसी प्रकार अगर बार बार इसको नापते रहोगे कहीं कहीं पे तो ये जो नर्म लोहा कठोर लोहा यहाँ पे रखोगे तो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। एक मैग्नेट यहाँ पर है, एक मैग्नेट यहाँ पर है, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर वहाँ पे दो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा और ये फिर इस विक्षापित होता ही रहेगा, कम नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पे नर्म लोहा लिया है। जैसे हम धारा देंगे तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। तो अब इसका हम सिद्धांत जाने कि ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं। सिद्धांत, ठीक है, ये सिद्धांत पे हम देखते हैं। सिद्धांत, तो सिद्धांत क्या है, हमने दो चीज़ अभी तक बता दिया आपको, नामांकित चित्र, कार्यविधि कैसे काम करता है। अब हम जा रहे हैं सिद्धांत की ओर, फिर हम बताएंगे आपको दोष और इसका उपयोग। तो ये सिद्धांत है, आप जा रहे हो क्लास आप 11वीं में ऐठन बल के लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू सी इंटू थीटा। ये थीटा बताता है उस तार में कितना ऐठन है, कितना ऐठन हुआ है ये बताता है। और ये सी क्या है सर, ये है ऐठन नियतांक है। सी क्या है, ऐठन, यही बताता है। सी क्या बताता है, ऐठन, ऐठन को बताता है। ठीक है, और ये टॉर्क क्या है, तो ये बताएगा आपका बल आघूर्ण, किसको, बल आघूर्ण को। चलिए इसको दे दो आप फर्स्ट इक्वेशन, बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इसमें बहुत लंबा डेरिवेशन हो सकता है लेकिन हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करें। इसको आप दे दो फर्स्ट इक्वेशन। और हम जानते हैं, पढ़ लिख के आए हैं
बल आघूर्ण, जब किसी लूप को चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापित किया जाता है तो उस पर भी क्या होता है, बल आघूर्ण काम करने लगता है। और उस बल आघूर्ण के लिए हमने कल पढ़ा है पिछले क्लास में, टॉर्क इज इक्वल टू क्या क्या होता है बताओ, एन ए बी साइन थीटा, यही है क्या फॉर्मूला है क्या? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये है आई, एन आई, और इतना ही है, और कहीं पर कुछ इतना ही है। तो देखो ये टॉर्क है, ये टॉर्क है, तो दोनों टॉर्क के क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? थोड़ा इधर सुनो, इधर सुन लो सब कोई, क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या? ये देखो इधर टॉर्क इधर भी है, दोनों पक्ष में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में पूरा टॉर्क है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। कैसे सर? तो C इंटू थीटा इज इक्वल टू एन आई इंटू ए बी साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं। हो गया। अब मैं इस C को इधर लाता हूँ, एथन बल को इधर लाऊंगा, ठीक है, या तो आप थीटा को ही ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं C को ले जाऊंगा, मुझे थीटा का मान चाहिए। चलिए, तो थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये हो जाएगा एन ए बी, और देखो वहाँ पे मैंने बताया है इस साइन थीटा का मान कितना हो जाता है, 90, इसलिए हम इसको क्या किए, समानांतर रखे हैं। तो इस वहाँ पे मैंने बता चुका है कि थीटा इज इक्वल टू 90, इसलिए साइन की मतलब हो जाएगा 1, और 1 का किसी के साथ गुणा करते तो वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ इतना, और आई कहाँ है सर, ये है देखो आई, बटा है आपका सी, क्या है, सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन क्या है, फेरों की संख्या, ए क्या है, इस कुंडली का क्षेत्रफल, बी क्या है, इन दोनों चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, आई क्या है, इस कुंडली में प्रवाहित धारा, सी क्या है, ऐंठन नियतांक, और थीटा क्या है, इस ऐंठन के कारण बना कोण, बना कोण। चूंकि ये सब के सब एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, तो अब मैं लिखूंगा ये नियतांक है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा प्रोपोर्शनल आई, थीटा प्रोपोर्शनल आई, यही है आपका सिद्धांत। सिद्धांत को थोड़ा हिंदी में बताऊं आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो क्या है इसका थीटा में, सुनो सबसे पहले इधर देखो, थीटा प्रोपोर्शनल आई, इसका मतलब ये है कि जितना आप धारा दोगे कोण उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इसको हिंदी में अगर कोई परिभाषित करना चाहता है ऐसे बोल सकते हो कि धारा मापी में प्रवाहित धारा उसमें विक्षेपित कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से बोलूं, धारा मापी में प्रवाहित धारा, धारा मापी में प्रवाहित धारा उसमें विक्षेपित कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, यही है उसका सिद्धांत। आप सिद्धांत के सामने में इन्वर्टेड कॉमा करके आप लिखोगे ऐसे, क्या लिखोगे, तो धारा मापी में प्रवाहित धारा आई, ठीक है, उसमें विक्षेपित कोण या विक्षेपित कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, बस इतना लिखना है, शुरू में ही लिखना है आपको। उसके बाद शुरू में लिखने के बाद ये और ये, अगर आप इसको देखोगे एवं बहुत राइटरों ने इसको बहुत लंबा चौड़ा करके लिखा, हमने बहुत छोटा में बताया आपको ताकि आप समझ सको। आप देख रहे हो कि 4 अध्याय में पूरा का पूरा व्यंजन ही है। ये 12th का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, सेकेंड नंबर का 7th का नंबर, 7 चैप्टर उसके बाद सबसे बड़ा है, और उसमें अच्छा भी है, ACNDC पढ़ेंगे बढ़िया लगेगा। चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, आप सीधा ही स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं मिटा देता हूँ। चलिए तो अब हम देखते हैं आपका यूज़, उपयोग। यूज़ क्या है, तो यूज़ आप जान रहे हो क्या है। हम क्या करते हैं, इसकी सुग्राह्यता बहुत ही अधिक होने के कारण हम छोटे से छोटे धारा को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो सुग्राह्यता पूरा नहीं लिखूंगा, टॉपिक है, आप लोग लिख लेना। सुग्राह्यता अधिक होने के कारण ठीक है, अधिक होने के कारण क्या होता है, ये छोटे से छोटे धारा को, इवन ये छोटे से छोटे धारा को क्या कर सकता है, माप सकता है, छोटे से छोटे धारा को माप सकता है।
ठीक है, यही है इसका यूज़। कितना छोटा सर, तो ये जो है 10 की घात -6 एम्पियर को माप सकता है। इससे कम को बोलेगे तो नहीं। अगर इसको आप 7 कर दो, 8 कर दो, घात को -7 -8, तो फिर ये मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। और कितना करवाओगे, 10 की घात -6, इसका मतलब 1 का कौन सा हिस्सा, 10 लाख हिस्सा को माप सकता है। सोच लो कितना छोटा है। अब इसके जाते हैं दोष, इसके दोष हैं। इसमें क्या क्या दोष हैं? सबसे पहला चीज़ देखो, सबसे पहला चीज़ दोष ये है कि ये जो है, जो फास्फोरस ब्रांच का आपका तार है, इसको बार बार मोड़ने से या मुड़ने से ये क्या हो जाता है, टूटने का डर लगा रहता है। ठीक है, फास्फोरस ब्रांच का जो तार है आपके पास, वो क्या होता है, टूटने का भय बना रहता है या टूट भी जाता है इवन कई बार। ठीक है, तो पहला आप लिखोगे फास्फोरस ब्रांच तार जो है क्या होता है, बार बार मुड़ने से ये टूटने का भय बना रहता है। सेकेंड, इसमें सेकेंड नंबर का दोष ये में, लेकिन सबसे ज़्यादा वही दोष है जो सेकेंड बता रहा हूँ, तो बहुत कम है। सेकेंड ये है कि ये थोड़ा इवन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इसको मुश्किल होता है, यानी कि ये बहुत बड़ा डिवाइस रहता है, छोटा डिवाइस नहीं रहता है, थोड़ा बड़ा सा डिवाइस रहता है, जिसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में असावधानी महसूस होती है। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे इसको सेट करने में, इस डिवाइस को, तीसरा है इस डिवाइस को सेट करने में बहुत समय लगता है, आवश्यकता से अधिक समय लगता है। तो इसलिए ये है 3 दोष, और 3 सफिशिएंट है इसके लिए। अब इस दोष को दूर करने के लिए हम पढ़ेंगे किलकिट कुंडली। ये भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है जो अभी पढ़ के आए हैं, I प्रोपोर्शनल थीटा, इसी सिद्धांत पर ये भी काम करता है, बस इसका थोड़ा सा हम बदलेंगे रूप। हम यहाँ पे जो फास्फोरस ब्रांच का तार है उसको हम बदल देंगे, क्योंकि जो टूटने का भय है उसी को चेंज करेंगे और कुछ नहीं चेंज करेंगे जो भी है। तो मैं इसको चित्र को थोड़ा सा बता देता हूँ, आप सिद्धांत वगैरह सेम टू सेम है, आप लिख लेना। चलिए, सेम टू सेम आपका मैग्नेट भी वही रहेगा जैसे कि पहले था। ये मैग्नेट, यहाँ पर भी एक मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट को वृत्तीय आकार में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्यीय हो। त्रिज्या जब तक नहीं हो, त्रिज्यीय कहने का मतलब है, ये मान लीजिए सेंटर है, तो जितनी दूरी तक इधर हो रहा है उतनी ही दूरी तक यहाँ भी होना चाहिए, यानी कि अगर ये r है तो इसका भी मान r होना चाहिए। अगर इसको हम सीधा सीधा काट देते हैं ऐसे, तो ये और ये बराबर नहीं होगा, इसलिए हमने इसको त्रिज्यीय बनाने के लिए, यानी कि चारों तरफ इसकी लंबाई बराबर करने के लिए नाल चुंबक को किस रूप में काटा है, गोलाकार में, वृत्ताकार में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर वही सेम टू सेम फिर पत्ती लगाएंगे आप लोगों का। ये है एल्यूमिनियम का एक पत्ती। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कील नुमा एक ऐसा बनाया है, और यहाँ भी हमने कील नुमा एक बनाया है। ये क्या है सर, ये है एक खांचा रहता है ऐसे, और ये ऐसे पकड़ने का, ये स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, ये स्वतंत्र रूप से क्या होता है, रोटेट हो सकता है। और इसको हम जोड़ते हैं स्प्रिंग से, हेयर स्प्रिंग, यानी कि बाल जितने पतले स्प्रिंग। अगर उससे ज़्यादा मोटा रखेंगे तो उसको फिर ज़्यादा बल लगेगा। इवन हम पेन के स्प्रिंग को ऐसे आराम से क्या कर सकते हैं, खींच के सीधा कर सकते हैं। अगर मैं वहीं पे आपका स्टेन वाला, जो गाड़ियों में स्टेन में लगा रहता है स्प्रिंग, उसको खींचने को बोलूँ तो खींच लोगे उतनी ही आसानी से? नहीं ना। तो एक छोटा सा करेंट इसको कहाँ से आपको सीधा कर पाएगा या मोड़ पाएगा, घुमा पाएगा? इसलिए हम क्या करते हैं, हेयर नुमा या बाल जितना पतला स्प्रिंग का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी स्प्रिंग लगा रहता है, दोनों तरफ स्प्रिंग रहता है। जैसे हम देखो स्प्रिंग को ऐसे घुमा के देखोगे तो पास पास आ जाती है, जो फेरों की संख्या वो पास पास, जब उसको छोड़ोगे तो फिर से दूर दूर हो जाता है। तो जब वो मुड़ता है तो स्प्रिंग क्या हो जाता है, इसके ऊपर में ऐसे स्प्रिंग जो लगा हुआ पास पास आ जाता है। ठीक है, और ये एक खांचे में ऐसे फिट रहता है, ये गिरेगा नहीं। ठीक है, ये ऐसे खांचे में फिट रहता है, ये गिरता नहीं है। आप एक्सल ले लो, उदाहरण के लिए एक्सल ले लो। एक्सल बीच में कैसे फंसा रहता है, गाड़ी वाला जो नीचे में एक्सल घूमने वाला रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो किसी से फिट नहीं रहता, मात्र खांचे में बैठे रहता है। ठीक है, तो ये है आपका, इस यहाँ पर भी नर्म लोहा रहेगा। और नर्म लोहा जो है कैसे रहेगा, इस कुंडली से, एल्यूमिनियम की कुंडली से क्या रहेगा, टच नहीं रहेगा, दूर रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, इससे दूर रहेगा। अगर इस चिपक जाए तो क्या होगा, फिर सर चिपक जाएगा तो क्या होगा,
तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर आ जाओ, जैसे ही एक टच होगा, ये क्या है, लोहा है, जैसे ही टच होगा और हम करंट इसमें प्रवाहित करेंगे तो करंट ऐसे जाएगा, फिर इधर की ओर जाएगा, और ये टच है तो इसमें भी फ्लो होने लगेगा करंट, तो इसके कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र फिर उत्पन्न हो जाएगा और परमानेंट इसको फिर करंट मिलते रहेगा। तो ये नर्म लोहा जो है परमानेंट क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। इस कारण इसको ऐसे स्थित किया जाता है कि ये बीचों बीच रहता है, तो कोई संभव नहीं है कि हवा में किसी चीज़ को रखना, इनके बीच में कुछ न कुछ आपको रखना पड़ता है, परावैद्युत पदार्थ, ताकि एक दूसरे से चिपके ना, सटे ना। ठीक है, तो वही सिद्धांत रहेगा आपका जो हमने अभी डेरिवेशन किया है, वही डेरिवेशन इसके लिए है। कार्यविधि आप समझ गए, सेम टू सेम है कार्यविधि, इसका भी कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम कार्यविधि है इसका भी। बस अब आपको बोलना क्या है, फास्फर तार के बदले में हमने क्या किया, कीलनुमा आकृति लिए, एक्सल लिए है, जो एक खांचे में फिट रहता है और ये घूमने के लिए क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। थोड़ा सा धारा दो, ये घूमने लगता है, और वही दोष रहेगा, वही यूज रहेगा, नो चेंज। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, चलिए।